स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में और हमारे साथ मौजूद हैं यहां के डीजी डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आपने एफएआई के डीजी का कार्यभार संभाला है, आगे आपके क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं आपके पास? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको एफएआई शॉर्ट में कहते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो उर्वरक बनाने वाली कंपनियां और सरकार के बीच में सामंजस्य बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसके अलावा उर्वरकों के आयात में, उर्वरकों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये एसोसिएशन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उर्वरकों के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग का जो काम होता है, केवल मैन्युफैक्चरर्स का ही नहीं बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी कैपेसिटी डेवलपमेंट में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में और आगे करने के लिए जैसी जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही, नए टूल्स और टेक्निक्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से नई स्ट्रैटेजीज बन रही है और उसके अनुपात में ही एफएआई की तरफ से नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो आगे नई जो डेवलपमेंट्स है उसके साथ कदम मिलाते हुए सारे नए परिवर्तन एफएआई में करने का प्रयास किया जाएगा। जी, जिस तरह सर ने बताया कि बिट बाय बिट काम किया जा रहा है और आगे भी काम किया जाएगा, लेकिन सर अगर जब हम बात करते हैं किसानों की, तो एफएआई अभी किसानों के लिए किस तरह से कार्य कर रहा है? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वैसे तो हर एक उर्वरक की जो कंपनी है, चाहे वो कोऑपरेटिव्स की हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पीएसयूज हो, सारी ही फर्टिलाइजर कंपनीज अपने अपने तरीके से किसानों के बीच में सेंसिटाइजेशन करने का, डेमोन्स्ट्रेशन करने का, नए प्रोडक्ट्स किसानों तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन एफएआई की तरफ से भी अब एक नया इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत हम बड़े पैमाने, बड़े संख्या में जो किसानों को इनवाइट करके, जो सरकार की जो नई पहल है उर्वरकों के क्षेत्र में, कंपनियों द्वारा जो इनोवेशंस किए जा रहे हैं, जो नवाचार किए जा रहे हैं, और इसके अलावा रिसर्च के माध्यम से आईसीएआर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नई चीज़ें आ रही है उसका प्रचार प्रसार करने का एक नया इनिशिएटिव हम शुरू कर रहे हैं। इस वर्ष नॉर्थ और साउथ दो तरफ करेंगे और अगले वर्ष हर साल नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऐसे 4 जगहों पर इसको किया करेंगे। तो ये सीधे किसानों के बीच में जाकर के नवोन्मुखी जो चीज़ें बन रही है, नई टेक्निक्स जो आ रही है, नई प्रणालियाँ जो विकसित हो रही है, उसके बारे में सीधे किसानों को जानकारी देंगे। जी सर, जब हम बात करते हैं क्रॉप्स की या सॉइल स्पेसिफिक क्रॉप्स जो होते हैं, उनके लिए एफएआई की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उस पर क्या कुछ आगे काम किया जा रहा है? आपने सुना होगा बड़े सारे कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, न्यू फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं, न्यू ग्रेड्स अप्रूव हो रही है। ये जो ग्रेड्स नई आती है कंपनियों की तरफ से, वो मिट्टी की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। मैं स्वयं भी एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ और देश की मिट्टियों को, देश की मिट्टियों के हेल्थ को जानता हूँ। इसके अलावा जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है सॉइल हेल्थ कार्ड्स का, उसके तहत जो कार्ड दिए जा रहे हैं उसके अनुरूप फर्टिलाइजर के प्रिस्क्रिप्शन हो, सिफारिशें, अनुशंसा उसके अनुरूप की जाए और फसल को देखते हुए की जाए। इस बारे में जो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, एफएआई की तरफ से साल में लगभग 40-45 कार्यक्रम अलग अलग जगह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कार्यक्रम होते हैं, कुछ बायो फर्टिलाइजर्स के कार्यक्रम होते हैं, कुछ मिनरल फर्टिलाइजर्स के कार्यक्रम होते हैं, कुछ किसानों के कार्यक्रम होते हैं और कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों के लिए किए जाते हैं। तो इन सब के माध्यम से इस बात का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नई चीज़ें की जाए, नवाचार किए जाए और नवोन्मेषी जो प्रणाली आ रही है उसका प्रचार प्रसार किया जाए। जिस तरह से हम देखते हैं आजकल सरकार हो, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारें भी अलग अलग स्टेट्स में किसानों के लिए जैविक खेती को या फिर प्राकृतिक खेती को काफी बढ़ावा दे रही है। कई कंपनीज भी हैं जो ऐसे उत्पाद किसानों के लिए बना रही हैं जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करें और अपनी खेती में इस्तेमाल करें। क्या एफएआई की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे किसानों को जैविक खेती या फिर प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जा सके? बिल्कुल।
जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ये खेती की विधाएं हैं। भारत के लिए ये बहुत प्राचीन विधाएं हैं, इसमें कोई नई बात लेकर के आ रहे ऐसी बात नहीं है। भारत के किसान परंपरागत तरीके से ये सब चीज़ें करते ही थे। अब जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है और नेचुरल फार्मिंग की बात चल रही है, तो उसमें भी FAI जो अपने रीजनल ऑफिसेस है उनके माध्यम से सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। ऐसी कंपनियां उनको भी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं जो इस तरह के कॉन्कॉक्शंस बनाते हैं। जैसे हम नैसर्गिक खेती की बात करें तो उसमें लगने वाला जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ये सारे कॉन्कॉक्शंस किसी न किसी को तो बनाना होगा। तो क्योंकि ये किसान के पास सीधे उपलब्ध नहीं है, किसान बना सकता है, लेकिन अगर इसको किसी यंग एंटरप्रेन्योर के थ्रू बनाया जाए और गांव में ही बनाया जाए, किसान के खेत के आसपास ही बनाया जाए, तो शायद किसान को बड़ी सुविधा सहूलियत होगी। तो उस दिशा में भी FAI उस तरह के कार्यक्रम चला रहा है और हमारे जो रीजनल ऑफिसेस है उनके माध्यम से ये प्रोग्राम किए जाते हैं। यहाँ पे भी हमारी एक एग्रीकल्चर साइंस की विंग है FAI के अंदर, उस विंग के तहत भी ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग इसके ऊपर प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। तो FAI का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिनरल फर्टिलाइजर के लिए ही FAI काम करती है। यहाँ तक कि जो हमारी भारत में उर्वरक की कंपनियां हैं उनमें भी काफ़ी हद तक इस दिशा में काम शुरू हुआ है और सभी लोग चाहते हैं कि इसमें पूरा जो मिनरल उर्वरकों के ऊपर जो डिपेंडेंस है धीरे धीरे उसको कम किया जाए। जो भारत सरकार की PM प्रणाम नाम की योजना है जिसके तहत इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें FAI कंधे से कंधा मिला करके भारत सरकार के साथ और उर्वरक वाली जो कंपनियां हैं उनके साथ काम करता है और करना चाहता है आगे भी। जी, जिस तरह से सर हमने कृषि क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव देखा है, कई समय किसानों को कई दुविधाओं का या परेशानियों का यूं कहीं सामना करना पड़ा, लेकिन आज समय के साथ साथ किसान भी कई तकनीकों को अपना रहे हैं, कई चेंजेस को किसान भी अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन सर आज कृषि क्षेत्र में एक सस्टेनेबल फार्मिंग या कहें टिकाऊ खेती की ओर भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। FAI उस पर क्या काम कर रहा है और कितना बदलाव आप देखते हैं कि इससे चेंजेस एग्रीकल्चर में आ सकते हैं? सस्टेनेबल फार्मिंग, जिसको टिकाऊ खेती कहते हैं, बल्कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से आगे बढ़कर के मैं सस्टेनेबल फार्मिंग कहूँगा। जब हम फार्मिंग कहते हैं तो उसके अंतर्गत फार्म सेक्टर में जितने, चाहे वो पशुधन हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो फूलों की खेती हो, वो सारा उसका हिस्सा बन जाते हैं। जब समय की तरीके से आप कोई चीज़ करते हैं तो निसंदेह उसमें रिस्क बढ़ जाती है और क्लाइमेट का जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो भी उतना नहीं हो पाता है जितना मोनोकल्चर टाइप की आप मोनो फार्मिंग करते हैं। तो उसके तहत FAI की तरफ से भी ये प्रयास किया जाता है कि ये जो मॉडर्न क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जिसके अंदर सभी चीज़ों का समावेश है और ख़ास तौर से जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं उसका अधिक समावेश है, तो गैसेस का उत्सर्जन कम हो, टेम्परेचर का जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो कम हो, नए किस्म के बीज उसका भी किसान अपनाएं उनको भी, और उससे सुसंगत फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है वो अपनाई जाए। इस दिशा में FAI काम करती है और आगे इस दिशा में काम और इंटेंसिफाई किया जाएगा। FAI की तरफ से FAI जो अभी एसोसिएशन है इसको किस प्रकार एक इंस्टीट्यूट की तरह उभारा जाए और आगे चल करके इसकी अपनी रिसर्च विंग हो, इसके माध्यम से स्टडीज़ हो और इसकी स्टडीज़ बड़ी ऑथेंटिक हो, जिसकी सिफारिशें और रिकमेंडेशन सरकार को भी मान्य हो और प्राइवेट कंपनीज को भी मान्य हो और किसानों को भी मान्य हो। ऐसा संतुलित प्रयास FAI की तरफ से आगे किया जाएगा। जी सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो नहीं जानते हैं कि FAI जैसी संस्थाएं भी या कंपनीज भी हैं जो कई तरह से कृषि क्षेत्र के लिए कार्यरत हैं, किस तरह से यहाँ पर योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। FAI के जो अलग अलग विंग्स है, मार्केटिंग की विंग है, एक पॉलिसी की विंग है, एक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की विंग है, एक एग्रीकल्चर की विंग है, ये अलग अलग विंग्स, और हमारे जो रीजनल ऑफिस है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, एक कलकत्ता में है और एक दिल्ली में है। ये 4 रीजनल ऑफिसेस है। इन रीजनल ऑफिसेस के क्षेत्रीय आंचलिक कार्यालय है, इनके माध्यम से कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो स्थानीय लोगों के लिए होते हैं, और हमारी पत्रिकाएं निकलती हैं।
खाद्य पत्रिका नाम से हिंदी में प्रकाशित होती है। फर्टिलाइजर स्टैटिस्टिक्स जो FAI की तरफ से छापी जाती है, ये देश में नहीं अपितु ये प्रदेश में भी बहुत रेफर की जाती है। ये एक ऑथेंटिक सोर्स है जिसमें सारी फर्टिलाइजर की जानकारी, अब सिर्फ फर्टिलाइजर मतलब मिनरल फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है, तो उसकी सारी जानकारी, लिक्विड फर्टिलाइजर, ड्रिप इरिगेशन बढ़ रहा है, उसको लिक्विड फर्टिलाइजर की जरूरत है, सॉलिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर की जरूरत है, कस्टमाइज फर्टिलाइजर की जरूरत है, बायो फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। ये सारी जानकारी एक फर्टिलाइजर स्टैटिस्टिक्स जो पत्रिका है, मतलब किताब है, हर साल निकलती है, इसके माध्यम से ये जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। प्रयास क्या मतलब, वो ये दी जाती है जानकारी सभी लोगों को, और इसको दुनिया में बहुत सराहा जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, हमारा देश ऐसा देश है जिसमें फर्टिलाइजर के अच्छे रेगुलेशंस है। ऐसा कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कहीं से भी कोई चीज़ उठा करके लाएं और इस देश में बेचें, ये इस देश में नहीं सहन किया जाता। और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया गया जिसको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कहते हैं। ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत, और इसमें अगर कोई चीज़ अप्रूव्ड है तो ही फिर कंपनियों को उसको बाजार में बेचने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा रिसर्च के क्षेत्र में इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर्स नाम से हमारा एक जर्नल चलता है, और वो जर्नल हर महीने निकलता है, साल के 12 इश्यूज़ के निकलते हैं, और वो बहुत पॉपुलर है कंपनियों के बीच में, लेकिन पॉपुलर है साइंटिस्टों के बीच में भी। साइंटिस्ट भी उसको बहुत रेफर करते हैं, और जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं इन पत्रिकाओं में, इन जर्नल्स में, उसको हम इनाम देते हैं, पारितोषिक देते हैं, जिसके कारण बहुत अच्छे वैज्ञानिक इसमें अपने शोध कार्य प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा खाद्य पत्रिका नाम से हिंदी में है, और रीजनल भाषाओं में मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, आपका गुजराती और बांग्ला, इन भाषाओं में भी कई ट्रांसलेशंस FAI की तरफ से दिए जाते हैं। DG FAI की तरफ से हर इशू में एक फ्रैंक नोट निकाला जाता है, जिसके तहत बेबाक जो विचार है, जो देश के हित में जो फर्टिलाइजर क्षेत्र में जो विचार है, उसको उसमें प्रस्तुत किया जाता है। जी सर, हम देखते हैं हर साल FAI का वार्षिक सेमिनार आयोजित किया जाता है। इस बार FAI के वार्षिक सेमिनार की क्या थीम है और क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस बार? बिल्कुल सही बात है कि जो एनुअल इवेंट होता है FAI का, इसका बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है पूरे देश में। अकेले फर्टिलाइजर के क्षेत्र में नहीं, इसमें एग्रीकल्चर के लोग भी आते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी के लोग भी आते हैं, और अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स इसके अंदर होते हैं। इस साल हमने जो थीम रखी है, वो थीम है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट फॉर ग्रीन फ्यूचर। ग्रीन फ्यूचर इसलिए हम थीम रखे हैं क्योंकि जब आप फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में फैक्ट्री में फर्टिलाइज़र बनाने से, उत्पादन से लेकर के तो खेत में कंजम्पशन तक सिर्फ वहीं रुकता नहीं है, उसका खेत में डालने के बाद में खेत से जो इस उत्सर्जन हो रहे हैं वहाँ तक, तो ये हर चीज़ क्लाइमेट को प्रभावित करती है, क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करती है, और इसका पूरा समग्र इम्पैक्ट, समग्र प्रभाव खेती पर, मानव जाति पर, एनिमल्स पर पड़ता है। तो इसलिए ऐसे कौन से ग्रीन इनिशिएटिव्स होंगे जिससे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छे से हो सकेगा। इसमें जैसा हर साल होता है, प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी नंबर्स में लोग इसके यहाँ आते हैं, अलग अलग कंपनियां यहाँ आती है, और इस बार जो चर्चा के विषय होंगे मोस्टली क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर की जो ज़रूरत है, फ्यूचर के जो चैलेंजेस है, उससे निपटने के लिए क्या क्या नए आयाम हो सकते हैं, प्रदेश में भी और देश में भी कंपनियां क्या सोच रही है, साइंस किस तरफ जा रहा है, सरकार किस तरफ जा रही है, वैज्ञानिक किस तरफ जा रहे हैं, किसान क्या चाहते हैं, देश क्या चाहता है, इसके ऊपर समग्र रूप से चर्चा होगी। इस बार सेमिनार की खासियत ये होगी कि सारे ही जो टॉपिक होंगे हमारे फ्यूचर में आने वाली जो क्लाइमेट के चैलेंजेस है उनके मद्देनज़र इसमें चर्चाएं होगी। जी, बहुत ही बेहतरीन सर ने जानकारी दी है। ये भी बताया कि FAI का सेमिनार जो है वो किस थीम यानी किस विषय पर रखा गया है और कैसे वो किसानों के लिए भी, उनके भविष्य के लिए भी कारगर साबित होगा। आखिरी में सर से हमारा सवाल यही रहेगा कि वो FAI की ओर से फसल क्रांति के बीच किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। फसल क्रांति के माध्यम से मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। विवेकपूर्ण से मेरा तात्पर्य है कि जहां आवश्यक हो और जहां उपलब्ध हो ऑर्गेनिक का सप्लीमेंटेशन ज़रूर करें। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक ऐसा मंत्र है जिसके तहत उर्वरकों के साथ जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी भी सप्लाई करना आवश्यक है। मिट्टी के अंदर
सूक्ष्म जीवों की बढ़वार कैसे हो इसकी खास तौर से ध्यान रखे। ये ज़रूर सोचे कि पहले जब बरसात होती थी तो बहुत बड़ी संख्या में अर्थवॉर्म्स बाहर आते थे, केंचुए बाहर आते थे। अभी बरसात के बाद भी केंचुए बाहर नहीं आ रहे हैं, कम संख्या में आ रहे हैं। वो संख्या कैसे बढ़े? और किसान भाइयों के पास अपना विवेक है, और जो भी आपको कोई ज़रूरी नहीं कि गोबर की ही खाद हो, कंपोस्ट भी चलेगा और भी दूसरे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है वो भी चलेंगे। किस प्रकार ऑर्गेनिक से आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, एक तो ये। दूसरा, हमारे बायो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में थोड़ा ऐसे क्रांतिकारी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में बायो फर्टिलाइजर्स अभी उपलब्ध हो रहे हैं। तो बायो फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किसान भाई ज़रूर करें। नेचुरल फार्मिंग के पर्याय जहाँ जहाँ उपलब्ध है, जहाँ जहाँ संभव हो सकता है, वहाँ वहाँ नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी जाने का प्रयास करें। यही मेरी किसान भाइयों से यही मेरी गुजारिश रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सर हमारे साथ एफएआई के डीजी डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी जी, जिन्होंने बताया हमें कि एफएआई कैसे किसानों के लिए काम करती है, कैसे यहाँ पर फर्टिलाइजर को लेकर अलग अलग थीम पर वैज्ञानिकों की सलाह के साथ भी काम किए जाते हैं, और उनकी जो खाद पत्रिका है उसमें भी किसानों के लिए कई अनुभवों को साझा किया जाता है, कई सुझाव दिए जाते हैं, जिससे किसानों को हर राज्य में कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलती है। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।